प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व वाली कक्षा में हम लोगों ने छंद की परिभाषा और गति, यति, लय इनके विषय में पढ़ा और छंद के जो प्रकार हैं उन तीनों प्रकारों का कुछ सामान्य परिचय हम लोगों ने प्राप्त किया। आज बेटा हम लोग ये जानेंगे कि लघु और गुरु मात्राओं को किस प्रकार से हम पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कहाँ लघु होगा और कहाँ गुरु होगा, और उसके बाद हम लोग गण व्यवस्था के विषय में जानेंगे कि ये जो छंद शास्त्र में गण व्यवस्था दी गई है वो किस प्रकार से पहचान में आएगी। तो बेटा सर्वप्रथम देखिए ऊपर लिखा हुआ है लघु और गुरु मात्राओं के गणना के नियम। तो बेटा जो पहला नियम है उसमें ये कहा जा रहा है कि अ, ई, उ और री को लघु माना जाता है, इनकी एक मात्रा होती है। इन्हें लघु माना जाता है और लघु के रूप में इनकी मात्रा कितनी गिनी जाती है? एक गिनी जाती है। इसके बाद बेटा अनुस्वार, जिसको हम लोग अंग कहते हैं, तो अनुस्वार को भी लघु मानते हुए एक मात्रा की गणना करते हैं। बेटा अनुस्वार जिसको चंद्रबिंदी कहते हैं, अगर यह भी आता है तो इसकी भी मात्रा कितनी होगी? एक होगी। अब इसके बाद बेटा आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ को गुरु माना जाता है और इसकी दो मात्राओं की गणना करते हैं, और जब ये आए तो इनकी मात्रा कितनी मानी जाएगी? दो मानी जाएगी। इसके अलावा बेटा अंग यानी अनुस्वार और अह यानी विसर्ग को भी गुरु मानते हुए दो मात्राओं की गणना करते हैं। इन्हें भी क्या हम मानते हैं? इन्हें भी गुरु मानते हैं और इनकी भी दो मात्राओं की गणना करते हैं। इसके बाद बेटा यदि, इस नियम को अच्छे से समझिएगा, यदि किसी संयुक्त व्यंजन के पूर्व लघु आता है, कोई संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या है? जिसमें एक व्यंजन ऐसा हो जो बिना स्वर के हो और उसके बाद एक व्यंजन क्या हो जो स्वर के साथ हो, तो ऐसे व्यंजनों को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन तो बहुत से बन सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से छत्र, ज्ञ और स्र को हिंदी वर्णमाला में भी स्थान दिया गया है, लेकिन उससे इतर भी बहुत से बन सकते हैं। अभी आपको बेटा आगे उदाहरण में दिखाएंगे भी। करें यदि किसी संयुक्त व्यंजन के पूर्व क्या हो? लघु हो। जाहिर सी बात बेटा, यदि गुरु होगा तो गुरु होगा ही, यदि वो लघु है तो उसे गुरु मान लेते हैं। तो उसे क्या करते हैं? गुरु मान लेते हैं। जैसे यहां पर बेटा देखिए एक उदाहरण दिया हुआ है रक्त। रक्त क्या है? इसमें बेटा लघु है, लेकिन आगे क्या है? आधा क और त। यही आधा क और त ही क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन आने के कारण क्या हुआ? इसके आगे वाला जो है बेटा रक्त क्या हो गया? रक्त को हमने गुरु मान लिया और त को लघु। इसी प्रकार बेटा कक्षा। अब कक्षा आप लोग देख रहे होंगे तो इस तरह से नहीं समझ में आएगा, क्योंकि छ जो है वो संयुक्त व्यंजन है। तो उसको अगर यहां पर मैं और बढ़िया से लिख दूं तो आप लोगों को फट से समझ में आ जाएगा। कक्षा का मतलब क्या हुआ बेटा? क धन आधा क धन श। ठीक। अब बेटा अभी समझ में आ रहा है कि आधा क और श मिलके क्या बनते हैं? क्ष बनता है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? जब कक्षा बोलेंगे तो कक्षा का क्या हो गया? यहाँ पर बेटा चूंकि क लघु है, लेकिन यहाँ पर संयुक्त व्यंजन आ गया है, इस वजह से क भी क्या हो गया? गुरु हो गया। और जो शाह है वो तो पहले से है ही, तो गुरु होगा ही। ठीक है। इस प्रकार से बेटा और भी बहुत से चीजें हैं जो आप लोग खुद करके देख सकते हैं कि संयुक्त व्यंजन है तो वहां पर कितनी मात्राएं होंगी। अब अगला नियम देखते हैं बेटा, यदि किसी शब्द के अंत में हलंत हो, अगर कोई शब्द है और उस शब्द के अंत में क्या है? हलंत है। जैसे उदाहरण के लिए बेटा यहां पे एक और लिख लेते हैं, जगत। जगत में आप लोग जानते हैं हलंत रहता है अंत में। तो अब बेटा इसकी मात्रा कैसे गिनेंगे? अब इसमें भी क्या होगा? यदि अंत में क्या आता है? हलंत आता है, तो हलंत के
उसके पहले जो लघु होता है उसको क्या करते हैं, गुरु मान लेते हैं। यानी बेटा अब इसकी मात्रा कैसे गिनेंगे, ज लघु है तो उसको लघु ही रखेंगे हम। और अब ग के बाद बेटा हलंत है, और नियम क्या कह रहा है कि हलंत के पूर्व यदि लघु है तो उससे गुरु मान लेते हैं, तो अब ये क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। और इसकी मात्रा इस प्रकार से गिनी जाएगी। ये बेटा हलंत वाले नियम से, ठीक है, ये इस नियम से है। उसमें लिखते समय मुझे ध्यान नहीं आया, लेकिन आप लोग जब लिखिएगा अगर अपनी कॉपी पे तो इसके नीचे लिखिएगा। अब बेटा ये चीज हो गई। अब इसके बाद आगे समझते हैं कि इन्हें हम प्रदर्शित कैसे करते हैं। लघु को एक खड़ी पाई, बेटा खड़ी पाई बनी हुई, आप लोग छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे, हाई स्कूल में पढ़े होंगे, अच्छे से जानते हैं। तथा गुरु को अवग्रह चिन्ह, बेटा अवग्रह चिन्ह अंग्रेजी के एस से काफी मिलता जुलता है, ठीक है, इससे उसे क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये चीज तो हो गई बेटा। अब इसके बाद गण व्यवस्था। गण व्यवस्था को समझने के लिए एक सूत्र है, सूत्र है बेटा जमाता राजभान शर्गा, ठीक है। पहले हम लोग इस पे मात्राएं लगा लेते हैं बेटा। जाहिर सी बात है, ज है एक, मां आ की मात्रा आई है तो गुरु, ता पे भी गुरु, रा पे भी गुरु, ज पे लघु, भा पे गुरु, न पे लघु, स, ठीक है। ये बेटा ये अंत वाला चूंकि ये हलंत है ना, तो इस नियम से ये क्या हो जाएगा, ये भी गुरु हो जाएगा। ये नियम क्या कहता है कि अंत वाला क्या होना चाहिए, यदि हलंत है तो उसके पहले का जो लघु होगा वो क्या हो जाएगा, गुरु। ये नियम नंबर 6 से ये बात निकल के आई। तो अब ये इस प्रकार से इस पे मात्राएं लग गई। अब हम लोग बेटा किस प्रकार से आगे देखिए, कह रहे हैं कि गण 3 वर्णों के समूह होते हैं। जो गण होते हैं वो क्या होते हैं, 3 वर्णों के समूह होते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अब यहां पर जो समझने वाली चीज है बेटा, हम कैसे जानेंगे, जैसे यदि यहां पे कहता है जगड़, तो इसी सूत्र से हम ज और उसके आगे की 3 मात्राओं को, चूंकि क्या कह रहे हैं कि 3 वर्णों का समूह है, तो आगे की 3 मात्राओं को क्या करेंगे, यहां पर ले लेंगे, तो वह पता चल जाएगा कि इसमें कितनी मात्राएं होती हैं। जैसे बेटा जगड़ में क्या हो गया, लघु गुरु गुरु, कितनी मात्राएं हो गई, लघु गुरु गुरु। यानी यदि किसी परिभाषा में कहता है कि जगड़ आता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले एक लघु आएगा, उसके बाद 2 गुरु आएंगे। इसी प्रकार बेटा आप मगड़, मगड़ में देखते हैं गुरु गुरु गुरु। इसी के बाद बेटा तगड़। अब तगड़ में क्या हो जाएगा, आगे के 3 को फिर लेते हैं, 1 2 3। तो ये कौन कौन से हो गए, गुरु गुरु लघु। अब इसके बाद बेटा र, तो क्या हो गया, रगड़। और रगड़ में क्या है, गुरु लघु गुरु, गुरु लघु और गुरु। इसी प्रकार से बेटा अब जगड़, यहां पर क्या है, लघु गुरु लघु, तो यहां क्या हो गया, लघु गुरु और फिर लघु। अब इसके बाद भगड़। अब भगड़ में क्या है बेटा, भस के ऊपर से देखिए, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। अब इसके बाद क्या है, नगड़। नगड़ में कितनी 3 मात्राएं बेटा लेनी है, न और उसके ऊपर के, न के ऊपर की 1 और उसके बाद आगे की 2, ठीक है। तो क्या आ गया, लघु लघु और लघु। अब इसके बाद अंत में क्या है, सगड़। सगड़ में क्या है बेटा, देखिए स के ऊपर क्या है, लघु लघु और गुरु, लघु लघु और गुरु। तो इस प्रकार से आप लोग बेटा इस सूत्र से, चूंकि इस तरह से याद करना बड़ा कठिन होता है और परिभाषा में इस तरह की चीजें आती हैं कि अंत में यह आना चाहिए, यह नहीं आना चाहिए, या 3 नगड़ आएंगे फिर 1 जगड़ आएगा, फिर इस तरह से आएगा। तो जब ये परिभाषाओं में चीजें पढ़ी जाती हैं तो भ्रम उत्पन्न होता है। तो इस सूत्र से व्यक्ति आसानी से जान सकता है कि इसमें कौन कौन सी मात्राएं आती हैं और
आसान सा तरीका है बेटा, पहला शब्द लीजिए, उसके आगे गढ़ लगा दीजिए तो ये मालूम हो जाएगा कि वो कौन सा है। जैसे यहाँ पे ज आगे गढ़ लगा दिया तो जगड़ हो गया। अब ज के ऊपर की मात्रा और आगे की दो हमने यहाँ पर लिख ली। क्या लिखा? एक लघु और दो गुरु। इसी प्रकार से सब में किया है और इसी प्रकार से बेटा ज्ञात होता है कि किस गढ़ में कौन कौन सी मात्राएं होंगी। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है कि सबसे ज्यादा मात्रा किस गढ़ में होती है, तो बेटा किस में होती है? मगढ़ में। यहां पर कितनी मात्राएं हो जाती हैं? 6। और सबसे कम मात्रा किस में होती है? नगढ़ में होती है। इसमें कितनी मात्राएं हो जाती हैं? 3। ये समझ में आ रहा है बेटा ना? चूंकि 3 गुरु है तो 6 मात्रा हो गई और यहां पर 3 लघु है तो 3 मात्रा है। तो आशा करता है बेटा आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यदि कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हैं और आप लोग इन चीजों को अपनी कॉपियों में भी लिखते हुए चलते रहिए, क्योंकि बेटा चीजें जब विद्यालय खुलेगा तो चेक की जाएंगी। साथ ही साथ अगले वीडियो में अब हम लोग जो मात्रिक छंद हैं उनके जो 3 भेद हैं, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषम मात्रिक छंद, उन पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि अर्धसममात्रिक छंदों में हम दोहा और सुरठा का अध्ययन करें। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन मंगलमय हो।